अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक नहायत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का, जो कि है हमारे पास फ़िज़िकल केमिस्ट्री में फेज़ इक्विलिब्रियम। इस लेक्चर सीरीज़ में मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि कितने लेक्चर्स होंगे, मगर हम बड़े ही इम्पोर्टेंट और कुछ सिलेक्टिव जो कि हमारे इंटरेस्ट के टॉपिक होंगे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इजाफी टॉपिक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलें आगाज़ करते हैं, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो कि बेसिकली हम फर्स्ट 2 लेक्चर्स में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फेज़ इक्विलिब्रियम में जो यूज़ होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास फेज़ इक्विलिब्रियम में आता है तो वो है हमारे पास फेज़ के फेज़ इक्विलिब्रियम में जो बार बार हम वर्ड फेज़ यूज़ करेंगे, उसका अगर डीप कंसेप्ट ना हो हमारे पास तो हम ये चैप्टर अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे। चलें आगाज़ करते हैं हम फेज़ की डिफ़ाइन से। तो बेसिकली फ़ेज़ हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ फेज़ इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब इस डिफ़ाइन में जो वर्ड आएंगे उनको मैं साथ साथ एलेबोरेट भी करता जाऊंगा, तो आपने ज़रा कैची होके बैठना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेज़ इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। फेज़ जो हमारे पास होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आपको होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में फ़र्क तो पता ही होगा, क्योंकि हम बड़ी माइनर क्लासेस से भी इसको पढ़ते आ रहे हैं। चलें मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ कंटेनर, इसमें डालता हूँ शुगर, ठीक है, इसमें राइस डाल लेता हूँ, इसमें व्हीट डाल लेता हूँ, ठीक है, यानी कि गेहूँ। इन तीनों को मैं एक कंटेनर में जब लेता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं देखूँगा कि इनको जब मैं मिक्स करता हूँ, ठीक है, इनका मैं मिक्सचर बनाता हूँ, तो जो मिक्सचर होगा वो हमारे पास कुछ यूँ होगा कि हमारे पास एक उसमें अलहदा नज़र आ रहा होगा कि जी व्हीट पड़ी हुई है, ठीक है, हमारे पास गेहूँ पड़े हुए हैं, हमारे पास राइस पड़े हुए हैं, ये हमारे पास शुगर पड़ा हुआ है तो ये एक ही कंटेनर में, ठीक है, एक ही मिक्सचर के पार्ट्स हैं। मगर यहाँ पर होगा ये कि ये अलग-अलग फेजेस दिखाएंगे, ठीक है। हमें पता होगा कि ये जो फेज़ बेसिकली मैं जो कहता हूँ, फेज़ हम कहते हैं हालत को, ठीक है, हालत कि कौन सी जो सब्सटेंस है गिवन हमारे पास किस हालत में पड़ी है। तो ये हमें पता होगा कि ये हमारे पास गेहूँ पड़ा है, ये हमारे पास राइस पड़ा है, ये हमारे पास शुगर पड़ी है, तो ये हमें पता होगा कि डिफरेंट फेजेस हैं। तो ये हमें होमोजेनाइज होकर नहीं दिखा रहे। होमोजेनाइज होने का मतलब है कि ये हों तो फिजिकली डिस्टिंक्ट दो अलग-अलग 3 अलग-अलग चीज़ें, मगर हमें ओवरऑल एक ही हालत नज़र आए, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं बेसिकली वो हमारे पास होता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी, ठीक है। और होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर के लिए हमें एक और कंटेनर लेते हैं, ठीक है, उसमें एक में हम डाल देते हैं वाटर, ठीक है, उसमें हम डाल देते हैं शुगर, उसमें हम डाल देते हैं सॉल्ट, ठीक है, जो कि बेसिकली हम कौन सा यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, टेबल सॉल्ट। अब हम इनका भी एक मिक्सचर बनाते हैं, इन्हें शेक करते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो वाटर होगा, ठीक है, इन दोनों को ये डिज़ोल्व कर लेगा, ठीक है। इन दोनों को जब डिज़ोल्व कर लेगा तो ओवरऑल हमारे पास जो नज़र आएगा वो हमें वाटर ही नज़र आएगा, ठीक है, यानी कि एक फेज़ नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर की डिफ़ाइन होती है कि देखें 3 चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है, उनकी इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर देखें तो उनकी जो हालतें हैं वो डिफरेंट हैं, मगर जब हम उनको एक मिक्सचर बनाते हैं तो वो हमारे पास एक फेज़ की सूरत में नज़र आते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एक ही फेज़ दिखाई देगा, तो वो हमारे पास बेसिकली कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम फेज़ की डिफ़ाइन में जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हमें नज़र आएगा वो होगा, एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर है फेज़, ठीक हो गया, एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होगा। दूसरा होगा फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, यानी कि जिन चीज़ों का वो मिक्सचर बना है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो। ये देखें अब हमने इसे बनाया था होमोजीनियस मिक्सचर, तो अगर देखा जाए तो वाटर एक फिजिकली डिस्टिंक्ट चीज़ है शुगर से, ठीक है, वाटर एक लिक्विड चीज़ है, शुगर हमारे पास सॉलिड है, साल्ट भी हमारे पास सॉलिड है। तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट चीज़ों से मिलकर एक हमारे पास मिक्सचर बना है जो कि होमोजीनियस है, और ये फेज़ कहला देगा हमारे पास। और आगे भी फेज़ की डिफ़ाइन हमारे पास ये है कि एंड मैकेनिकली सेपरेटेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम।
अब मैं यहाँ पर ये कहूँ कि हमारे पास ये तो ओवरऑल हमारे पास वाटर नज़र आ रहा है, तो हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। तो आप तो यहाँ पर ज़हन में आ जाना चाहिए था कि जी हम वाटर को वेपोराइज करें तो हमारे पास शुगर और साल्ट अलग-अलग जो हमारे पास कर सकते हैं हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ पर एक और कंडीशन भी है जो कि वो जो उसके पार्ट्स हैं मैकेनिकली सेपरेटेबल पार्ट हो सिस्टम का, ठीक है, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर हो, फिर फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, जिन चीज़ों से वो मिक्सचर मिलकर बना है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट भी हो और वो मैकेनिकली सेपरेटेबल भी हो, ठीक है, और जो हर पार्ट है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो विद अदर पार्ट्स। अब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये जो टर्म है इसका मैं आपको एंड पर लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। बेसिकली ये हमारे पास एक अलग चैप्टर है पूरा, जो कि हम प्रीवियस स्टडीज़ डिस्कशन में पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको फेज़ की डिफ़ाइन कुछ इस तरह समझ में आई होगी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है, किन चीज़ों का, जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट होंगी, फिजिकली डिस्टिंक्ट तो होंगी मगर जब वो उनको मिक्सचर बनाया जाएगा वो होमोजेनाइज होगी, ठीक है। होमोजीनियस किस तरह होगी कि वो एक ही ठीक है सूरत में नज़र आएंगी, वो डिफरेंट नज़र नहीं आएंगी जिस तरह जैसे शुगर राइस व्हीट में था। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेटेबल पार्ट ऑफ सिस्टम हो, यानी कि सिस्टम का वो मैकेनिकली सेपरेटेबल भी हो, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं हम उन्हें मैकेनिकली सेपरेट भी कर सकें और हर पार्ट जो हो वो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ होना ये है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा पार्ट तीसरे में हो रहा है, तीसरा पार्ट जो फर्स्ट वाले का जो उसका जो फेज़ है उसमें चेंज हो रहा है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की हमारे पास सिनेरियो होगा। चलें, अब हमने फेज़ को डिफ़ाइन कर लिया, मैंने कोशिश की है कि फ़ेज़ को आपको अच्छी तरह डिफ़ाइन करता जाऊं कि किस तरह हम कहेंगे कि एक फ़ेज़ है तो वो एक फ़ेज़ होने का क्या मतलब है, चाहे वो चीज़ें 10 हों, अगर हमने कह दिया है कि वो एक फ़ेज़ है तो वो एक फ़ेज़ ही होगा। उसके लिए जो शराइत हैं कि चीज़ें 10 हैं मगर वो फ़ेज़ एक ही है, तो उसके लिए जो शराइत हैं या हम कहते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द फ़ेज़, तो वो हमारे पास कुछ 10 किस्म के हमारे पास रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। जब हम फेज़ को कैलकुलेट करते हैं तो जो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन या सिनेरियो आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाए हमारे पास एक सिनेरियो कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, ठीक है, हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर हो, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास दो गैसेस होंगी वो मिक्सचर फॉर्म में होंगी तो वो तो एक फेज़ ही शो करेंगी, चाहे वो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो या ना हो, तो वो तो हमारे पास सिंपली सिंगल फेज़ होगा, ठीक है, वो हमारे पास एक ही फेज़ नज़र आएगा। तो फेज़ को मैं यहाँ पर P से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि P का मुराद हमारे पास फेज़ 1 है। तो सिंपल हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो हमारे पास हमेशा वो नज़र आएगा। एक है हमारे पास A गैस, दूसरी है हमारे पास B गैस, तो ये हमारे पास होगी फेज़ इसकी 1। मगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केस भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग हैपनिंग ये होगी कि अगर एक गैस की जो अफिनिटी है या वैन डर वाल फोर्सेस हैं अपने दूसरे मालिक्यूल की तरफ ज़्यादा हैं दूसरी गैस की निस्बत, यानी कि मैं एक कंटेनर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर में मैं लेता हूँ ए गैस भी बहुत सारी पड़ी है मेरे पास, ए गैस है, ये भी ए गैस है, ये भी ए गैस है, ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, ये ए है, बी है, ए है, ठीक है, यानी कि ये ए गैस के मालिक्यूल हैं, ये बी गैस के मालिक्यूल हैं या ए के हैं। तो अगर तो ए गैस की जो एफिनिटी है अपने या वैन डर वाल फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की, वो अपने दूसरे एटम या मालिक्यूल की तरफ बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत बी जो गैस है उसके मालिक्यूल्स की, तो होगा क्या आपको पता है कि जो हमारे पास पिस्टन अगर लगा दे, मैं लगा दूं यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पिस्टन से प्रेशर देंगे तो आपको पता है जब गैस का प्रेशर बढ़ाया जाए, वॉल्यूम बिल्कुल वही सेम हो, तो गैस किसकी तरफ जाती है, लिक्विफैक्शन की तरफ, मतलब लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होना शुरू होती है, एक फेज़ से ये दूसरे फेज़ की तरफ जा रही होती है। तो इसी तरह
तो जब ये इनकी जो आपस में एफिनिटी होगी वो ज़्यादा होगी और ये मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते जाएंगे जिस तरह वो प्रेशर के केस में होते हैं, तो ये भी लिक्विफिकेशन की तरफ जाएंगे, लिक्विफिकेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, लिक्विफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो लिक्विफिकेशन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास होगा ना वो वाटर ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखें फर्दर प्लेसेस पर वो उनकी वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से वाटर ड्रॉपलेट बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें, मैं अगर यहाँ पर एक और पॉइंट लिखता जाऊँ कि इफ़ वंडरवाल फोर्सेस आर प्रेजेंट, इफ़ वंडरवाल फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है, फोर्सेस ए की जो हों वो बहुत ही ज़्यादा हों, यानी कि थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हों, या हमारे पास बी की वंडरवाल फोर्सेस ए से बहुत ज़्यादा हों, तो हमारे पास जो ए गैस का मिक्सचर होगा प्लस बी गैस का मिक्सचर होगा वो हमारे पास फेज़ उसका होगा नंबर 2, ठीक है, उसमें हमारे पास फेज़ नंबर 2 होगा। आपने यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है इसको याद रखना है कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है वो 90% मैं कहूँगा 90% तो यही होता है कि वो फेज़ 1 ही शो करता है, मगर वो फेज़ 2 भी शो कर सकता है। अगर जो कि 2 गैसेस का मिक्सचर लिया गया है, अगर एक ए गैस है उसके आपस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स में अफिनिटी या वंडरवाल फोर्सेस अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो आपस में मिलकर लिक्विफिकेशन या ड्रॉपलेट की तरफ चले जाते हैं। और आप जानते हैं गैस और लिक्विड जो हैं 2 डिफरेंट फेजेस हैं, 2 डिफरेंट हालतें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास फेज़ जो होगा वो 2 शो होगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हमारे पास हो तो हम किस तरह बताएंगे कि उसमें हमारे पास कितने फेजेस मौजूद हैं। जी, तो दूसरा केस फेज़ कैलकुलेशन में हमारे पास जो आ सकता है वो आ सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है कि हमें पूछा गया है कि इसमें बताएंगे कितने फेजेस हैं, कि ये कितने फेजेस शो कर रहा है, वो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है। अब आपको मैं यहाँ पर बताता जाऊँ एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के तौर पर कि कोलाइडल सॉल्यूशन जब हम पार्टिकल साइज या सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पार्टिकल्स को 3 तरह में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 उसकी टाइप्स बनाते हैं, पार्टिकल्स को क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल जो हों वो हमारे पास 1 नैनोमीटर, यानी कि यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कह रहा हूँ तो हमारे पास पार्टिकल साइज़ की बुनियाद पर 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास पार्टिकल साइज़ वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा अगर उसमें हमारे पास जो पार्टिकल साइज़ है पी पार्टिकल और एस साइज़, जो पार्टिकल साइज़ है वो हमारे पास लेस देन हमारे पास 1 नैनोमीटर हो, यानी कि अगर हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होता है। इसी तरह दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो उसमें हमारे पास जो पार्टिकल साइज होता है वो हमारे पास 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक पार्टिकल साइज़ हमारे पास कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सस्पेंशंस बनना नज़र शुरू हो जाती हैं, जिसे हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, वो हमारे पास होता है मोर देन 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर सॉरी, यानी कि पार्टिकल साइज़ हो मोर देन 1000 नैनोमीटर। अच्छा, अब जो हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि ट्रू सॉल्यूशन तो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, सस्पेंशन हमें नज़र आ जाती है कि ये नेकेड आई से हम देख पाते हैं कि सस्पेंशंस बन गई हैं और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो हमारे पास हेट्रोजीनियस फॉर्म में चला गया। मगर ट्रू सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास होमोजीनियस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो राइज करने जा रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर गौर करें तो ट्रू सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है वो, ठीक है, हमारे पास होमोजीनियस सॉल्यूशन में चला गया। अब हम जो कोलाइडल सॉल्यूशन है हम इसे ये कहते हैं कि ये जो हीट्रोजीनियस है, हीट्रोजीनियस है। अब इसको हीट्रोजीनियस कहने की क्या वजह, ना ये हमें नेकेड आई से नंगी आंख से नज़र आती है, ना ये कोलाइडल सॉल्यूशन नज़र आता है, तो इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन को हीट्रोजीनियस क्यों कहते हैं, इसको आपने नेट से सर्च कर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि वाई कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड heterogeneous even though it cannot be seen with naked eye as like true solution that is called homogeneous solution, ठीक है। तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो हमारे पास
तो हमारे पास जो फेज़ होगा वो सिंपल सी बात है कि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा कि हमने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या टाइप ऑफ, यानी कि कितने टाइप के हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, प्लस जो सॉल्वेंट हमने लिया है, ठीक है, जिसमें वो सॉल्यूट ठीक है, सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा वो कितनी टाइप का है, तो उस पर हमारा जो फेज़ है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट कोलाइडल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास पॉइंट कि हमारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन है। इसके बाद जो थर्ड केस हमारे पास है वो है कि हम अगर हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन हो और हमसे पूछा जाए कि इसके फेजेस बताएं कि हमारे पास कितने होंगे, तो आपने सिंपली आंसर देना है कि हमारे पास इसके फेजेस होंगे 1। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक राय हो कि हमारे पास फेज़ 1 होगा, एक होगा 2। तो ट्रू सॉल्यूशन जब भी होगा वो हमारे पास बेसिकली एक ही फेज़ शो करेगा। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको मार्क कर लें कि ये हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक उसमें पोलर, ठीक है, कंपोनेंट है और दूसरा भी पोलर कंपोनेंट है, तो हमारे पास फेज़ होगा 1। ठीक है, अगर दूसरा एक हमारे पास नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर कंपोनेंट है, दूसरा भी अगर नॉन पोलर कंपोनेंट उसमें सॉल्व किया गया है, ठीक है, डिज़ोल्व किया गया है, तो फिर भी हमारे पास फेज़ 1 होगा। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेस कर रहा है लाइक डिज़ोल्व लाइक। मतलब अगर पोलर में पोलर, ठीक है, डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमारे पास डिज़ोल्व होकर होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा और वो हमारे पास एक फेज़ शो करेगा। इसके बाद हमारे पास इसमें इंटरेस्टिंग केस ये हो सकता है कि अगर हम कोशिश करें कि पोलर को डिज़ोल्व करना चाहें नॉन पोलर में, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दे देता हूँ कि जैसे पोलर में आपको कन्फ्यूजन थोड़ी और क्लियर हो जाए कि पोलर में किस तरह डिज़ोल्व, मतलब जैसे वाटर में हम डिज़ोल्व करें, ठीक है, वाटर में हम डिज़ोल्व करना चाहें इथाइल अल्कोहल को, तो ये दोनों डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमारे पास फेज़ होगा 1। ठीक है, और इसी तरह नॉन पोलर हम क्लोरोफॉर्म की ले लेते हैं बात, CCl4 प्लस C2H5O C2H5। अगर ये भी दोनों नॉन पोलर नेचर रखने वालों को हम डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन देगा वो एक सिंगल फेज शो करेगा। अब हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग केस की, वो है पोलर प्लस नॉन पोलर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास है वो पोलर ले लेता हूँ H2O, और उसमें मैं डिज़ोल्व करने की कोशिश करता हूँ CCl4 को, तो ये डिज़ोल्व आपको पता है नहीं होंगे। जिस तरह हम वाटर में ऑयल को डिज़ोल्व करना चाहें तो एक पोलर नेचर का है, एक नॉन पोलर नेचर का है, तो हमारे पास एक का फेज़ डिफरेंट होगा, एक का फेज़ डिफरेंट होगा, ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास फेज़ 2 शो कर सकता है। अब आपने पहले में भी एक इंटरेस्टिंग फेज़ देखा था, वो वंडर वाल फोर्सेस वाला, अगर आप रिकॉल करें, ठीक है, तो उसमें आपको जहन में आ जाना चाहिए। इसमें भी आपने एक इंटरेस्टिंग केस देख लिया, 1 और 4, ये दोनों अभी तक बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स आए हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5। उसमें हम देखते हैं कि अगर अभी तक हमने देखा कि गैस का मिक्सचर देख लिया, पोलर मतलब हम लिक्विड फार्म की बात कर रहे हैं कि लिक्विड ले लिया तो हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक ले लें गैस और एक ले लें लिक्विड, तो हमारे पास क्या फेज़ आएगा। तो इसमें देखें कि इसमें भी अब हमारे पास 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। एक सिनेरियो ये बनता है कि अगर हमारे पास एक गैस हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल SO2 लेते हैं, ठीक है, और एक हम लेते हैं लिक्विड वाटर, तो हमारे पास जो फेज़ आता है वो बेसिकली आता है फेज़ 2। अच्छा, जनरल सी बात है कि एक फेज़ हम गैस अलहदा फेज़ है, लिक्विड अलहदा फेज़ है, तो हमारे पास फेज़ 2 ही आना चाहिए क्योंकि ये हेट्रो होंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या होगा, हेट्रो होगा। क्यों? क्योंकि एक जो चीज़ है वो दूसरे में हल ही नहीं होना चाहती। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, तो वो जैसे शुगर और साल्ट था, ठीक है, उनका मिक्सचर था, तो वो हमारे पास बेसिकली हेट्रो था, तो ये हमारे पास हेट्रो होगा और हेट्रो का हमारे पास फेज़ 2 आता है। ठीक है, 1 कभी नहीं आ सकता। मगर एक ऐसी गैस लेते हैं, अब हम एक ऐसी गैस लेते हैं, HCl ले लें या NH3 ले लें, ये 2 गैसेस ऐसी हैं, ठीक है, अगर हम इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करें तो हमारे पास फेज़ 1 आता है।
वाह क्या बात हुई। तो ये हमारे पास होगी होमोजीनियस। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अब गौर करें कि जब आप लैब में काम करते हैं, ठीक है, चले पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि फेज़ 1 आता है। आप देखें कि जो HCl या NH3 गैसेस है ना, ठीक है, इनकी जो डाइपोल मोमेंट होता है, इन दोनों गैसेस का मैं अगर रिस्पेक्टिव से बात करूँ तो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो हमारे पास हाई होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हाई होने की वजह से जो इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, वो भी हाई हो जाती है। अब जब सॉल्युबिलिटी हाई होगी और हम इसको ऐड करना चाहेंगे वाटर में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी हाई वाली गैसेस को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो वाटर में ऐड हो कर डिज़ोल्व हो जाएंगी और वो दोनों फिजिकली तो डिस्टिंक्ट हैं, मगर हमारे पास जो फेज़ ओवरऑल शो होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताता जाता हूँ कि HCl तो हमारे पास इसका जो फेज़ है हमें किस तरह पता चलेगा कि HCl हमारे पास क्या है। HCl बेसिकली हमारे पास किस फेज़ में होती है, HCl का फेज़ बताएं, ठीक है। HCl का जो हमारे पास फेज़ होता है वो क्या होता है। तो जो बच्चे लैब में काम कर चुके हैं अगर उनको पता हो कि हम जब HCl यूज़ करते हैं तो वो तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स और कोलीग्स ये बात डिस्कस करते हैं कि यार HCl गैस है या लिक्विड है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि HCl हमारे पास गैस होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये गैस होती है जो कि हाई सोल्यूबिलिटी की वजह से हम H2O प्लस HCl में, ठीक है, एक अलग फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं डिज़ोल्व फेज़ होता है हमारे पास HCl और वाटर का, जो कि हमारे पास एक फेज़ होता है। अब जब आप लैब में काम करते हुए इसका जो ढक्कन है, ठीक है, जिस कंटेनर में आपने ली होती है HCl गैस, जैसे मैंने लिया हुआ है और एक ये ढक्कन है इसका, ठीक है, और इसमें HCl और वाटर है। अब जब आप इसका ढक्कन रिमूव करते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि उस पर जो प्रेशर था गैस पर, ठीक है, उसको आपने रिलीज़ किया। अब आपको पता है जब आप गैस को प्रेशर देते हैं उसी सेम वॉल्यूम के अंदर रहते हुए, तो वो वॉल्यूम वही सेम होने की वजह से और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो लिक्विफेक्शन मतलब लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। तो यही केस इसका यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप उसको लिड को रिमूव करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, प्रेशर वापस चला जाता है और वो लिक्विड जो है, जो बेसिकली गैस है, वो अपनी गैस फॉर्म में हो रही होती है और स्टूडेंट कहते हैं कि जी ये एवेपोरेट हो रही है। हमारे पास HCl एवेपोरेट हो रहा है, वो एवेपोरेट नहीं हो रहा होता, वो अपनी लिक्विड फॉर्म से जो ट्रांजिशन फॉर्म है, ठीक है, उसकी वो लिक्विड से अपनी ओरिजिनल फॉर्म गैस की तरफ जा रहा होता है। तो बेसिकली ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि HCl गैस है या वाटर है। इसके बाद जो छठा पॉइंट है हमारे पास वो है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर अबव सैचुरेशन सोल्यूट को डिजोल्व करना चाहें तो क्या कंडीशन, उसमें फेज क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अगर हम एक सोल्यूशन लेते हैं उसको हम सैचुरेटेड करते जाते हैं। सैचुरेटेड करने का मतलब क्या है कि ये तो हम बड़ी माइनर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर लें आप एक कंटेनर लें और यहाँ पर मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास है वाटर में आप ऐड करते जाते हैं NaCl। तो आपको पता है वो एक लिमिट तक, फॉर एग्जांपल उसकी एक लिमिट है कि वो वाटर में सॉल्व होगा 20 ग्राम जो NaCl डालेंगे वो आपके पास डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। तो जब 20 ग्राम की लिमिट पहुंच जाएगी तो हम कहेंगे ये जो सोल्यूशन है ये सैचुरेट हो गया है, ठीक है। अब जब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन तक अगर हम बात करेंगे तो NaCl इसमें आकर डिज़ोल्व होता जा रहा है, तो फेज़ है हमारे पास 1, ठीक है, अप टिल सैचुरेशन तक हमारे पास उस सोल्यूशन की जो फेज़ है वो हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास 1 है। अब अगर हम बात करेंगे कि उसमें जो अबव सैचुरेशन जाएंगे, ठीक है, अबव सैचुरेशन अगर हम उसमें NaCl यानी कि 20 ग्राम लिमिट थी, अब 21 ग्राम, जब वो जो 1 ग्राम है हमारे पास NaCl वो डिज़ोल्व होने की बजाय यहाँ पर बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये वो डिज़ोल्व होने की बजाय यहाँ पर जब बैठना शुरू हो जाएगा तो अब हमारे पास 2 फेजेस आ जाएंगे। एक तो जो वाटर प्लस NaCl का होमोजीनियस मिक्सचर है वो एक फेज़ है, ठीक है,
वो बेसिकली वाटर फेज़ ही होगा हमारे पास। और दूसरा फेज़ हमारे पास वो सॉलिड NaCl जो होगा वो हमारे पास जमा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो फेज़ हो जाएगा वो यहाँ पर 2 फेजेस शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है पॉइंट नंबर 7। अगर हम मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स ले लें, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, तो आपको पता है कि सॉलिड्स जो हैं वो जितने सॉलिड्स होंगे आपके पास, ठीक है, तो उतने ही आपके पास फेजेस होंगे। तो फेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड्स, मतलब अगर आपने सॉलिड्स लिए हैं 3 तो फेजेस होंगे आपके 3 नंबर ऑफ सॉलिड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक कंटेनर में ले लें शुगर, राइस ले लें, व्हीट ले लें, तो आप इनको हिलाएं तो फेजेस तो यहाँ पर 3 ही अलग अलग होंगे, 3 किस्म के सॉलिड्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फेज़ नंबर होगा वो होगा 3। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 8, वो है अलॉय। अच्छा देखें, अब यहाँ पर ये दो जो पॉइंट हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। अलॉय भी हम करते हैं सॉलिड्स का, सॉलिड प्लस सॉलिड, ये भी सॉलिड मिक्सचर होता है, वो भी सॉलिड मिक्सचर होता है, मगर यहाँ पर जो फेज़ होगा वो फेज़ होगा 1, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब हम अलॉय करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मेथड्स, थर्मल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, हम उन दो सॉलिड्स को इस तरह मिक्सचर कर देते हैं कि वो एक फेज़ हमें देते हैं। इसके बाद हमारे पास ये सिंपल से पॉइंट है मगर याद रखने वाले पॉइंट हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 है हमारे पास। ये पॉइंट हमारे पास एक अहम पॉइंट है, वो है केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे किसी की डिकम्पोजिशन हो रही है, किसी की कंपोजिशन हो रही है, कि कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ टूट रही है, तो उस तरह हमारे पास किस तरह देख कर बता सकते हैं कि हमारे पास इसमें कितने फेजेस हैं। तो यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है, 2 एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक कंटेनर में लेता हूँ CaCO3, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिया ब्लू कलर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को मैं इसको आग लगा रहा हूँ नीचे से, ठीक है, यहाँ पर ये फायर के अंडर है कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फायर। तो देखिए, जब आप हीट करते हैं किसी चीज़ को तो वो अपनी डिकम्पोजिशन फॉर्म में जाने की तैयारी करने लग जाता है। तो यहाँ पर जब कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास टूटेगा तो वो एक तो देगा हमें कैल्शियम का ऑक्साइड, ठीक है, एक हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और एक यहाँ से एक गैस ऊपर को जाने की कोशिश करने लगेगी, वो होगी हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो उसके टॉप पर जमा होना लग जाएगी, वो होगी हमारे पास यहाँ पर, वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली हुआ क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, ठीक है, कैल्शियम जो फर्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है CaCO3 टूटा, तो उसने हमें दिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड नीचे है और कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैसेज हैं, ये दोनों गैसेज हैं, ठीक है, नो डाउट, मगर यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों मिक्स नहीं हुई। अगर ये मिक्स हो जाती तो होमोजेनाइज मिक्सचर होता, तो ये दोनों एक फेज दे रही होती हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक फेज ये होता, तो हमारे पास ये बेसिकली 2 फेजेज होते हैं। मगर ये जब मिक्स नहीं हुई तो एक फेज ये गैस दे रही है, एक फेज ये गैस दे रही है, और एक सॉलिड दे रहा है, तो हमारे पास फेज होगा 3। अच्छा, अब इसके कंट्रारी, इसके ऑपोजिट मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ NH4Cl की डिकम्पोजिशन की, NH4Cl की डिकम्पोजिशन की, तो ये हमें देगा इसी तरह NH3, इसका भी एक और प्लस HCl, ये भी गैसेस 2 दे रहा है, एक सॉलिड है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, मगर यहाँ पर जो होगा वो हमारे पास फेज 2 होगा, ठीक है। अब आप सोचें कि फेज़ 2 किस तरह होगा, तो फेज़ 2 कुछ इस तरह होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि जब हम लेते हैं इसे, एक हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने लिया NH4Cl, ठीक है, सॉलिड NH4Cl है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड NH4Cl है। जब हम इसे हीट करते हैं, जब इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, और इससे बैक वक्त 2 गैसेस निकलती हैं। एक होती है हमारे पास NH3 अमोनिया गैस, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है प्लस HCl,
तो ये दो गैसेस जो हैं वो हमें मिक्स होकर गैस प्लस गैस मिक्सचर आपको पता है एक ही फेज़ देती हैं, तो ये हमें एक फेज़ देती हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली काउंट करें अगर, तो एक फेज़ हुआ हमारे पास ये सॉलिड फेज़, ठीक है, और एक फेज़ इन दोनों गैसेस का होमोजेनाइज मिक्सचर है वो गैस फेज़, तो हमारे पास पी क्या आया 2, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह दो गैस फेजेस आए। तो ये 9 मेथड्स थे। एक और मेथड भी होता है हमारे पास हाइड्रेट सोल्यूशन अगर आ जाए, जैसे हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के 2-3 किस्म के हाइड्रेट्स आ जाएं और उनका मिक्सचर हमारे पास मौजूद हो, जैसे हो CaSO4.5H2O, ठीक है, CaSO4.5H2O हो, ठीक है, प्लस CaSO4.3H2O हो, प्लस CaSO4.3H2O हो। तो हमारे पास ये होता है इस तरह, यानी कि 2H2O हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रेट्स हैं और आपको पता है कि एक हाइड्रेट के चेंज होने से कलर भी चेंज हो जाता है, आप पढ़ चुके हैं ये हाइड्रेट प्रोसेसेस में, ठीक है। तो जितने किस्म के हाइड्रेट्स होंगे उतने ही हम कहेंगे कि इसमें मिक्सचर में फेज़ हैं। अगर कैल्शियम सल्फेट अलहदा है, वो ज़्यादा बार मौजूद है, तो आप कहेंगे एक ही फेज़ है तो कैल्शियम सल्फेट ही ना। मगर जब हाइड्रेट्स की बारी आएगी तो आप कहेंगे कि एक हाइड्रेट की ये फेज़ है, एक हाइड्रेट की ये फेज़ है, एक हाइड्रेट की ये फेज़ है। तो बेसिकली हमारे पास 3 फेजेस होंगे कैल्शियम सल्फेट के। तो हाइड्रेट सोल्यूशन भी आपके पास पूछ सकते हैं कि इसमें कितने फेजेस हैं। तो ये 10 किस्म के हमने कंडीशंस देखी जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है, गिवन सब्सटेंस है, इसमें कितने फेजेस, ठीक है, मौजूद हैं। तो आपको मैंने फेज़ की जो डिफाइन बताई थी कि आपने सबसे पहले देखना है कि ये होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, तो वो एक फेज़ बनेगा। जिस तरह ये एक फेज़ नहीं बनता, ठीक है, सॉलिड प्लस गैस एक फेज़ नहीं बनता, सॉलिड प्लस लिक्विड एक फेज़ बन सकता है, ये याद रखना है। जैसे मैंने आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था, पॉइंट नंबर 4 आई थिंक। तो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, फिजिकली इंडिविजुअल यानी कि फिजिकली अलग-अलग हों और मैकेनिकली सेपरेटेबल हों और उनके जो पार्ट्स हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हों एक दूसरे के, ठीक है, तो वो हमारे पास एक फेज़ कहलाता है। ये थी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इस चैप्टर की, जिसे हम कहते हैं रू हो सकती है, जो मिथ हो सकती है, ठीक है, मेन टॉपिक है वो है कि हम किस तरह कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, हाउ मैनी कंपोनेंट सिस्टम इट इज़, यानी कि ये कितने कंपोनेंट सिस्टम है हमारे पास, 1 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।